थी। प्रयोग हो गया था। देखो, पावलोव जो है, थोड़ी आवाज़ ठीक करना। पावलोव के सिद्धांत को लेकर हम बात कर रहे थे। जिसमें हमने पावलोव जो थे उन्होंने किस प्रकार से अपना प्रयोग किया था और किस तरह से अपना प्रयोग करते हुए निष्कर्ष दिए थे, वहाँ तक बात हो गई थी। पावलोव कौन थे, कहाँ से थे, किस तरह से उनके प्रयोग के माध्यम से उन्होंने निष्कर्ष दिए, ये सारा कुछ हमने जानने का प्रयास किया था। अब इसके बाद आता है पावलोव का जो सिद्धांत है। उस सिद्धांत में उन्होंने कुछ खास प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है और कई बार वो शब्द भी हमें परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। तो क्या क्या शब्द हैं उनके जिनका संबंध पावलोव के सिद्धांत से है। तो कुछ खास शब्दों को लेकर यहाँ हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर विलोपन। विलोपन क्या होता है, किसे विलोपन कहते हैं। हम पावलोव के सिद्धांत में पढ़ रहे थे कि पावलोव ने कुत्ते को कई हजार बार प्रयोग करते हुए एक विशेष प्रकार के अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कंडीशनड स्टिमुलस के साथ में अनुकूलित किया। और जब वो कुत्ता उसके साथ अनुकूलित हो गया तो उस अस्वाभाविक उद्दीपक जो उन्होंने घंटी के रूप में उपयोग में लिया था, उसके साथ में वो भोजन जैसा प्रभाव महसूस करने लगा था। और परिणाम ये आ रहे थे कि बिना भोजन को देखे ही मात्र घंटी की आवाज़ से भी उसकी क्या आ रही थी, लहर आ रही थी। यहाँ तक हम बातचीत कर रहे थे। अब उससे आगे देखिए कि घंटी की आवाज़ से उसकी लहर तो आ रही थी, लेकिन वो कब तक आएगी। उनके प्रयोग के 3 चरण थे। पावलोव के प्रयोग के कितने चरण थे? 3 चरण थे। वो 3 चरण कौन कौन से थे? एक तो था अनुकूलन से पहले का, एक अनुकूलन पैदा करने के दौरान और एक अनुकूलन के बाद का। तो अनुकूलन के बाद के चरण में उन्होंने क्या किया था, कुत्ते को भोजन के स्थान पर केवल घंटी की आवाज़ प्रस्तुत की थी और घंटी की आवाज़ सुनने मात्र से कुत्ते की क्या आ रही थी, लहर आ रही थी। घंटी की आवाज़ सुनने मात्र से कुत्ते की लहर आ रही थी। लेकिन वो कब तक आएगी, सवाल ये है ना। आप देखिए कि एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जाता है और 4 दिन जाने के बाद में उसका स्वभाव बन जाता है कि वहाँ जाने पर, ऐसा होने पर ये काम हो जाएगा। 5वें दिन भी वो उसी स्वभाव से चला जाएगा। 5वें दिन काम नहीं होगा तो वो दुखी नहीं होगा, वो ये सोच लेगा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन तो हो रहा था। लेकिन उसके बाद लगातार वो कब तक जा सकता है काम नहीं होने पर, बताओ? 1 दिन, 2 दिन, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कोई प्राणी किसी उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है और फिर उस प्राणी को बार बार अनुकूलित उद्दीपक ही दिया जाए और वास्तविक उद्दीपक नहीं दिया जाए, स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया जाए, तो अनुकूलन का विलोप हो जाता है। अनुकूलन का विलोप हो जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया करना बंद कर देता है। इसे बोला जाता है विलोपन। क्या बोलते हैं इसको? विलोपन बोलते हैं। इसका मतलब यूँ समझिए कि पावलोव के कुत्ते को जब घंटी की आवाज़ के साथ अनुकूलित कर दिया गया तो प्रारंभ में तो वो घंटी की आवाज़ से लार टपकाएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद में
जब केवल घंटी ही बजाकर आप सुनाएंगे और उसको भोजन बिल्कुल भी नहीं देंगे तो वो समझ जाएगा कि अब घंटी के साथ भोजन नहीं मिल रहा है, और ऐसी स्थिति में वो लार टपकाना बंद कर देगा। उसे क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। लिखिए, विलोपन। विलोपन। लिखिए, जब जब किसी भी प्राणी को जब किसी भी प्राणी को किसी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक, ब्रैकेट में लिखो, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है। अनुकूलित कर दिया जाता है तो अनुकूलित कर दिया जाता है तो अनुकूलन के बाद होने वाली अनुक्रिया कुछ समय बाद बंद हो जाती है। कुछ समय बाद बंद हो जाती है। बंद हो जाती है जब बंद हो जाती है जब उस प्राणी को बार बार केवल सी एस सी एस का मतलब, हाँ, सी एस ही दिया जाता है। सी एस ही दिया जाता है और यूसीएस यूसीएस का मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक। यूसीएस का मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता तो इस स्थिति को विलोपन कहते हैं। तो इस स्थिति को विलोपन कहते हैं। जैसे जैसे
पावलोव के कुत्ते को पावलोव के कुत्ते को अनुकूलन के बाद पावलोव के कुत्ते को अनुकूलन के बाद यदि बार बार केवल घंटी की आवाज़ ही प्रस्तुत करते हैं तो वह लार टपकाना बंद कर देता है। वह लार टपकाना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर विलोपन का मतलब क्या है ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। यानी विलोपन का अर्थ है किसी भी प्रकार के व्यवहार का लुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। समझ में आ रहा आपको? अब देखो दूसरा शब्द क्या है इसी से जुड़ा हुआ। दूसरा शब्द है स्वतः प्रकटीकरण। स्वतः प्रकटीकरण। स्वतः प्रकटीकरण क्या होता है, किसे हम स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं? देखो, स्वतः प्रकटीकरण का मतलब होता है कोई भी व्यवहार एक बार विलोपन में चला जाए। यानी जैसे पावलोव का कुत्ता घंटी की आवाज़ से लार टपकाना बंद कर दे और फिर उसके बाद आप अचानक से वापस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक दे देते हैं, तो उसकी अनुकूलित अनुक्रिया वापस क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। इसको बोला जाता स्वतः प्रकटीकरण। यानी विलोपन के बाद यदि उस प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ फिर से स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उसमें अनुकूलित अनुक्रिया शुरू हो जाती है, दोबारा चालू हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? स्वतः प्रकटीकरण। ओके, लिखिए स्वतः प्रकटीकरण। जब किसी प्राणी में विलोपन पैदा हो जाता है, उसके बाद यदि फिर से उसको अस्वाभाविक उद्दीपक के तुरंत बाद स्वाभाविक उद्दीपक
दे दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो उस प्राणी में अनुकूलित अनुक्रिया पुनः शुरू हो जाती है। अनुकूलित अनुक्रिया पुनः शुरू हो जाती है। इसे स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं। इसे स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं। इसके बाद में सामान्यीकरण। देखो, सामान्यीकरण क्या होता है या किसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? जब कोई प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है और फिर हम कोई ऐसा उद्दीपक प्रस्तुत कर दें जो उसके अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान हो, अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान हो, और वह प्राणी अंतर नहीं कर पाए। आपने सेम तो प्रस्तुत नहीं किया, आपने लगभग समान प्रस्तुत किया। कैसा? लगभग समान प्रस्तुत किया, और वो लगभग समान प्रस्तुत किया लेकिन उसमें वो प्राणी क्या नहीं कर पाए? अंतर नहीं कर पाए, और वो उसके साथ में भी क्या शुरू कर दे? अनुकूलित अनुक्रिया शुरू कर दे, तो उसे बोलते हैं उद्दीपक का सामान्यीकरण। क्या बोलते हैं? उद्दीपक का सामान्यीकरण। मतलब वो उद्दीपक इतने समान हैं कि वो प्राणी उनमें अंतर ही नहीं कर पाया। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पावलोव का जो कुत्ता है, उसके ऊपर उन्होंने जिस घंटी के माध्यम से प्रयोग किया, उसके स्थान पर साइकिल की घंटी बजाने पर भी यदि वह कुत्ता लात टपकाता है तो इसका मतलब वो उद्दीपक का क्या है? सामान्यीकरण है। ठीक है। दूसरा ये देखिए आप, कई बार क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि दो एक समान प्रकार की वस्तुएं होती है जिनमें इतना माइनर डिफरेंस होता है कि आप समझ ही नहीं पाते ये वाली है या ये वाली है। होता ना कई बार, तो वो भी क्या है? उद्दीपक का सामान्यीकरण है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने दो विकल्प आते हैं प्रश्न के, और दोनों शब्द हमारे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन वहां पर डिसीजन नहीं ले पाते कि ये वाला पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था। हो जाता ना कन्फ्यूजन। वो क्या है? उद्दीपक का सामान्यीकरण। अपने को दोनों एक जैसे ही लगने लगते हैं कि जैसा ये है वो वैसा ही वो है। वो जो स्थिति पैदा होती है उसे हम क्या बोलेंगे? उद्दीपक का सामान्यीकरण बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम लोग एक समान कंपनी के मोबाइल रखते हैं और प्रत्येक मोबाइल कंपनी की अपनी एक रिंगटोन होती है, वो उसकी पर्टिकुलर होती है, और वो उस कंपनी के द्वारा खुद के लिए कॉपीराइट करवाई हुई होती है। उसको दूसरी कंपनी के मोबाइल बजाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और सबसे खास बात ये कि जितनी भी रिंगटोन्स होती है उसमें वो अपनी पहचान भी रखती है। हर कोई व्यक्ति पहचान जाएगा ये किस कंपनी के मोबाइल की रिंगटोन है। होता है ना? अब मान लीजिए आपके फ़ोन के लिए भी वही रिंगटोन आपने लगा रखी है, और पड़ोसी के भी वही फ़ोन है, वही रिंगटोन लगा रखी है, तो फ़ोन पड़ोसी का बजता है और कंफ्यूज आप हो जाते हैं। होता ना? पड़ोसी का फ़ोन बजता और आप टटोलते हैं कि मेरा तो नहीं बज रहा है।
इसका मतलब ऐसा क्यों होता है? दोनों लगभग समान प्रकार की होती है, इस वजह से ऐसा होता है। उसको बोलते हैं उद्दीपक का सामान्यीकरण। लिखिए, जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है, जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है, उसके बाद उस प्राणी को अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान कोई दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किए जाने पर भी वह प्राणी लगभग समान दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किए जाने पर भी वह प्राणी अनुकूलित अनुक्रिया करने लग जाता है। तो इसे उद्दीपक का सामान्यीकरण कहते हैं। जैसे यदि पावलोव का कुत्ता जिस घंटी से अनुकूलित था उसके स्थान पर साइकिल की घंटी बजाने पर भी लार टपकाने लगता है। तो यह उद्दीपक का सामान्यीकरण है। नेक्स्ट और लास्ट है विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या है, किसे विभेदीकरण कहते हैं? देखो, जिस तरह से सामान्यीकरण में दो समान उद्दीपकों में अंतर नहीं कर पाता, उसी प्रकार से कभी कभी दो लगभग समान उद्दीपकों में माइनर से डिफरेंस को भी प्राणी पहचान जाता है और उसको पहचान करके अनुकूलित अनुक्रिया नहीं करता।
नहीं पहचान कर अनुकूलित अनुक्रिया कर देता है तो सामान्यीकरण, और पहचान कर नहीं करता तो विभेदीकरण। मतलब विभेद करना वो जान रहा है, अंतर उसको समझ में आ रहा है। तो अंतर उसको समझ में आ रहा, वही क्या कहलाता है? विभेदीकरण कहलाता है। यानी जब भी कोई प्राणी किसी अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान उद्दीपक प्रस्तुत करने पर उसके बहुत कम अंतर को भी महसूस कर ले, समझ जाए, और उसकी वजह से अनुकूलित अनुक्रिया नहीं करे, तो क्या कहलाता है? विभेदीकरण कहलाता। किसका विभेदीकरण? उद्दीपक का विभेदीकरण, क्योंकि विभेद किस में कर रहा? वो उद्दीपक में कर रहा। ठीक है, लिखिए। जब अनुकूलन के बाद प्राणी के सामने जब अनुकूलन के बाद प्राणी के सामने अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान कोई दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत करने पर वह प्राणी उसके अंतर को समझ जाता है और अनुकूलित अनुक्रिया नहीं करता, तो यह उद्दीपक का विभेदीकरण होता है। इसके बाद में देखो, इसका लास्ट बिंदु है सिद्धांत की उपयोगिता। कोई भी सिद्धांत जो होता है उसका अपना एक महत्व होता है, एक उपयोग होता है। तो इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है? सबसे पहले है भाषा विकास में। ये सिद्धांत किस में उपयोगी है भाई? भाषा विकास में है। भाषा विकास में कैसे उपयोगी है, क्यों उपयोगी है? भाषा विकास में इसलिए उपयोगी है कि हमारी जो भाषा होती है वो सिंबल से आगे बढ़ती है। भाषा में क्या पाए जाते हैं? सिंबल्स पाए जाते हैं। एक तरह के संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों और संकेतों के साथ हम क्या होते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। चिन्हों और संकेतों के साथ क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। और उन्हीं के आधार पर हम अपना व्यवहार करते हैं। उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं? हम अपना व्यवहार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको आप सब लोग क्या बोलेंगे? और इसको हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा।
इसको आप क्या बोलेंगे, और इसको वहीं पर आप देखिए, इसको आप जो है क्या बोलते हैं, और इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर मैंने उल्टा किया तो आप नहीं बोल पाए, यहाँ भी नहीं बोल पाए, यहाँ आपने बोल लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस तरह के उल्टे सीधे लेटर्स तो हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, उनके साथ तो हम अनुकूलित हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे ही है। कुछ वर्णमाला में ऐसे लेटर्स बने हुए हैं जिनको आप कैसे भी लिख दो, फिर भी वो कोई ना कोई अपना मीनिंग देता ही है। अब ऐसे मान लीजिए मैं इसको कैसे भी लिख दूं तो भी क्या होगा, ये जीरो भी तो हो सकता है, वही क्यों रहेगा? लेकिन अभी हम ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये ओ लग रहा है। लेकिन यही मैं 1 2 3 ऐसे लिखते लिखते ये लिखता तो यहाँ क्या बोलते हैं आप इसको, यहाँ वो क्यों नहीं बोलते? वाई नोट? क्योंकि हम अनुकूलित हैं। हम इस तरह से अनुकूलित हो गए कि इस तरह के लेटर्स आएंगे तो ऐसा आने का मतलब ओ है, और इस तरह के अगर क्या आएगी, संख्याएं आएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वहां पर क्या होगा, ये जीरो होगा। ये हमारा अनुकूलन है। ठीक है। आप देखिए, गर्मियों में जो ही गर्मियाँ शुरू होती है, मार्केट में एक फल मिलता है, आम। क्या मिलता है? तुम्हारे इधर मिलता कि नहीं मिलता? तुम्हारे इधर तो पैदा भी होता है बहुत सारा। तो आम मिलता है। ठीक है। अब पहली बार किसी ने उस पेड़ को आम नाम दे दिया, जिस पेड़ के वो फल लगता है, क्योंकि फल ऐसी चीज है जो पेड़ के नाम से ही जाना जाता है। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, लेकिन आम का पेड़ है, उसका बच्चा ही एक तरह से आम तो, लेकिन उसको हम कोई अलग नाम से नहीं जानते, उसको आम ही कहते हैं। तो पेड़ पौधों के लगने वाले फल उसी नाम से जाने जाते हैं। अब कल्पना करो कि वो पहली बार आम के पेड़ को आम नाम देने वाला व्यक्ति नीम नाम दे जाता, तो गर्मियों में कौन सा फल बिकता, और आप क्या खाते? नीम खाते। अच्छा, किसी व्यक्ति ने एक प्राणी को नाम दे दिया गाय। क्या नाम दे दिया? गाय का आप क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। कल्पना करो उस गाय को वो गधा कह जाता और गधे को गाय कह जाता, तो आप किसका दूध पीते? गधे का। पीते हैं नहीं पीते? ये है अनुकूलन। मजबूर हैं आप गधे को गधा कहने के लिए, गाय को गाय कहने के लिए, इसमें बदल नहीं सकते। भाषा में जिसने एक बार लिख दिया, बना दिया, हमको उसको उसी रूप में पढ़ना भी होगा और समझना भी होगा। अगर उससे हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब भाषा विकास में अनुकूलित अनुक्रिया काम करती है, और हम सिंबल्स के साथ अनुकूलित होने के कारण ही हम उन चीज़ों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल। बैठे रहिए, परेशान मत होइए। विशाल नाम है। विशाल, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, सेम टू सेम उसको वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, बदलना नहीं है, और पढ़ के सुनाना है। बोलिए। क्यों? पढ़ो, जल्दी पढ़ो। अरे पढ़ो भाई, पढ़े लिखे नहीं हो गया आप? आप शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हो, एक लाइन नहीं पढ़ सकते आप? पढ़ो जल्दी से इसको। आप पढ़िए बहन जी।
आप भी नहीं पढ़ सकते? कौन पढ़ सकता है बताओ? अरे कौन पढ़ सकता है? हाँ, अगर तुम्हारे पिताजी अभी होते और अनपढ़ होते हो तो जूते मारना शुरू कर देते ना। इतना पैसा लगा दिया यार, इसको एक लाइन पढ़ना नहीं आ रहा है। और उसमें आपकी कोई गलती? गलती किसकी है बताओ? अनुकूलित अनुक्रिया की। किसकी गलती है? हम अनुकूलित हैं, इन शब्दों के लिए इनको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, इनको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप पीछे पीछे, क्या नाम है आपका? कमलेश। मैं जो लिख रहा हूं वही पढ़ना ना। पढ़ो। मतलब इतने लोगों में आप ही पागल हो? सच में पागल हो गया? तो फिर मतलब आप मजबूर हैं अपने आप को क्या कहने के लिए? क्यों मजबूर है बताओ? अनुकूलित अनुक्रिया के कारण। तो समझ गए आप बात को? अनुकूलित अनुक्रिया ही एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम भाषा को सीखते हैं। भाषा के सिंबल्स जो होते हैं उनके साथ में हम अनुकूलित हो जाते हैं और इसी आधार पर हम भाषा को पढ़ लिख पाते हैं। जो भी एक बार आपने याद कर लिया वो ज़िंदगी भर वैसा का वैसा ही रहेगा और उसी के अनुसार हम उनको क्या करेंगे, आगे काम में लेते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा उपयोग देखिए। गणित के शिक्षण व सीखने में, गणित का जो शिक्षण कार्य होता है, गणित पढ़ाते हैं हम और पढ़ते हैं, सीखते हैं, इनके अंदर भी अनुकूलित अनुक्रिया का योगदान है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि गणित में भी क्या होते हैं, सूत्र संकेत चिन्ह होते हैं और उन सूत्र संकेत चिन्हों के आधार पर हमें आगे का जवाब देना होता है, उनके आधार पर हमें समझना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 8 + 3, तो यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? 11 होगा। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 - 3, तो क्या होगा? 5। अब आप देखिए संख्याएं दोनों सेम है, लेकिन आप इस किससे, चिन्ह या संकेत से अनुकूलित हैं। इसलिए आपकी मजबूरी है कि ऐसा होगा तो आप जोड़ेंगे, ऐसा होगा तो आप घटाएंगे। तो गणित भी किससे चलता है? संकेतों से, चिन्हों से चलता है। इस वजह से यहाँ पर भी अनुकूलित अनुक्रिया का उपयोग होता है। मैं लिखूं πr², यदि r बराबर 7 है तो क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? क्या होगा? दे सकते हैं ना? कैसे दे सकते हैं? ये जो चिन्ह है इसको हमने पढ़ा है, इसका मतलब होता पाई और इसके बराबर होता 22/7। तो आप कह सकते हैं 22/7 × 7 × 7 = आप इसका आंसर दे पाएंगे, दे देंगे ना 22 को 7 से गुणा करके। लेकिन ऐसा आ जाए और वही r बराबर 7, तो आप जवाब दे देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? दे सकते हो ना। इसकी टांगे ऊपर हो गई तो इसको उल्टा कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये उल्टा हो गया तो इधर उल्टा कर दो ना। 7/22 नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? वाई नोट? क्योंकि ऐसे के साथ आप अनुकूलित नहीं है। कर तो सकते हैं, लेकिन हमने जिंदगी में ऐसा ऊपर टांगों वाला नहीं देखा। नहीं देखा तो हम ऐसा कर नहीं सकते। इट मीन्स गणित में भी
चिन्ह, सूत्र, संकेत आते हैं जिनके साथ हम अनुकूलित हो जाते हैं और अनुकूलित होकर के व्यवहार करते हैं। इसलिए गणित में भी किसका उपयोग होता है भाई? पावलोव के सिद्धांत का उपयोग होता है। तीसरे नंबर पर देखिए, भय के निवारण में, भय के निवारण में, भय का निवारण क्या होता है? डर को दूर करना। किसको दूर करना? डर को। भय के निवारण में अनुकूलित अनुक्रिया कैसे काम आती है? आप देखिए, घर में एक बल्ब खराब हो जाता है और कई बार व्यक्ति बल्ब लगाता है तो वो पूरे ध्यान से जो है प्लास्टिक की चप्पल अप्पल पहनेगा, स्विच भी बंद करेगा, फिर डरता हुआ बल्ब को हटाएगा, फिर दूसरा लगाएगा, फिर नीचे हट करके फिर स्विच ऑन करके देखेगा चालू हुआ कि नहीं हुआ। होता है ना? उसकी जगह आप देखिए, जो लाइनमैन होता है, बिजली का ही काम करता है, वो चलती हुई लाइट में बिजली के पोल पर चढ़ जाता है। अगर चलती हुई लाइट के अंदर वो नहीं चढ़ेगा तो उसको कैसे पता चलेगा ठीक हुई कि नहीं हुई? लेकिन फिर भी वो क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि वो उसके लिए रोज रोज कार्य करते हुए अनुकूलित हो गया और अनुकूलन से उसका डर क्या हो गया? दूर हो गया। रोडवेज बस में आपने देखा होगा, पीछे की तरफ सीटें आती है वो ठीक है, लेकिन ड्राइवर जहां बैठता है उस केबिन के अंदर भी एक सीट होती है ना? और वो जो सीट होती है वो इस प्रकार से होती है कि उसमें आगे आगे की बैठने वाली सवारी बिल्कुल कहाँ बैठती है? शीशे के सामने। मतलब उसके 2-5 इंच बाद कांच होता है बस का आगे, और उसके आगे सीधी सड़क होती है, कुछ नहीं होता। बैठे हो कभी वहां पर? अब जब वो बस बहुत फर्राटे से चलती है और आगे से भी कोई ट्रक बस आ रही होती है, जैसे जैसे सामने वाली गाड़ी नज़दीक आती, इधर वाली सामने जाती है, तो आपका कलेजा बाहर आने लगता है कि कहीं भिड़ा नहीं दे, सबसे पहले मैं ही हूं। होता है नहीं होता है? जबकि उस ड्राइवर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो एकदम पास जाकर फर्राटे से घुमा के ले जाता है। वो एक दिन में ऐसे 1000 सीन देखता है और आप कुछ सीन देख के घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज रोज वो काम करते हुए अनुकूलित है। उसको आइडिया है कि मैं कब घुमाऊंगा तो भी गाड़ी निकल जाएगी। होता है ना? पहली बार बाइक चलाना सीखता आदमी तो खुले में जाता है, अकेले में जाता है, जंगल में जाता है, सुबह जल्दी जाता है जब लोग सड़क पे नहीं होते, वहीं सीखता है ना, क्योंकि उसको डर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बाइक चलाना सीख जाता है तो फिर वो भीड़ भाड़ में भी फर्राटे से चलाना शुरू कर देता है। कब? जब बाइक चलाने की आदत हो जाती है या बाइक चलाने के लिए वो क्या हो जाता है? अनुकूलित हो जाता है। तो वहां पर भी अनुकूलित अनुक्रिया काम करती है। हम लोग सड़क के ऊपर से जब बाइक चलाकर निकलते हैं तो 2 फीट की जगह से निकलने वाली बाइक को ले जाने से भी डर लगता है भीड़ भाड़ में। सड़क के ऊपर की कोई साइड में से आ नहीं जाए, कोई अड़भिड़ नहीं जाए। रोडवेज बस का ड्राइवर एक कोने में बैठता है, और कितनी लंबी चौड़ी बस होती है, जहां वो बैठता उसके विपरीत पीछे का कोना कितना दूर होता है, फिर भी वो तुमसे 4 गुना ज़्यादा स्पीड से उस रोड से बस निकाल लेता है। कैसे? अनुकूलन के कारण। रोज रोज ये काम करते करते वो इतना अनुकूलित हो गया कि अच्छे से आइडिया कि वहाँ से वो निकाल लेगा और उसको डर नहीं लगता। तो भय के निवारण में भी ये सिद्धांत क्या करता है? काम आता है। चौथे नंबर पर समाजीकरण में, समाजीकरण में देखो, समाजीकरण में भी ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है। समाजीकरण में कैसे उपयोगी है? समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण का मतलब होता है दोस्तों, सामाजिक परिस्थितियों, वातावरण या व्यवस्थाओं के साथ में ढलना। जब हम
पहली बार कहीं जाते हैं तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता, अटपटा लगता है। एक दिन दो दिन हम थोड़ा अलग महसूस करते हैं, लेकिन एक दो दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल हो जाना ही क्या है? समाजीकरण है, समाज की व्यवस्थाओं के साथ ढलना। ये क्या है? अनुकूलन है। आज आप पहली बार आए तो आज हो सकता है आपको अटपटा लगे, लेकिन 5 दिन बाद में आपको अटपटा नहीं लगेगा। आज पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति आपको बेगाना लग सकता है, लेकिन कल वो आपका अपना भी हो सकता है। हाँ या नहीं? कैसे पॉसिबल है ये? रोज रोज होने वाले कार्य से क्या होना? अनुकूलन होना। रोज रोज होने वाले व्यवहार से जब हम अनुकूलित हो जाते हैं तो फिर हमें इसी प्रकार का लगने लगता है। एक छोटा बच्चा देखिए, जब पहली बार उसको स्कूल में लेकर के जाते हैं तो फर्स्ट टाइम एक छोटा बच्चा स्कूल में जाने से डरता है, वो रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जब उसको घर वाले ज़बरदस्ती छोड़कर आते हैं, एक दो दिन वो रोएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी उम्र के बच्चे उसकी क्लास में बैठे हुए खेलते हुए मिलेंगे, वो देखेगा, उनके साथ ढलेगा, तो 2 3 4 दिन में उसको मज़ा आने लगेगा। और जो बच्चा पहले दिन स्कूल जाने के लिए जब उसको तैयार करके आप ले जा रहे थे तो रो रहा था, नहीं जाना चाह रहा था, अब 4 दिन बाद वो आगे से कहेगा मेरे स्कूल का टाइम हो गया, पहले मुझे तैयार करो, मुझे स्कूल छोड़ो। क्या हुआ उसके? वो अनुकूलित हो गया। किसके साथ में? स्कूल के वातावरण के साथ में। इसीलिए अब वह अनुकूलित अनुक्रिया कर रहा है, मतलब कौन सा व्यवहार प्रकट कर रहा है? समाजीकरण का। समाज की व्यवस्थाओं के साथ में वो ढल रहा है। नेक्स्ट है आदतों के निर्माण में। इसमें आदतों के निर्माण में, आदतों के निर्माण में भी ये सिद्धांत उपयोगी है। आदतों के निर्माण में भी ये सिद्धांत उपयोगी है। आदतों के निर्माण में कैसे उपयोगी है भाई? आगे हमारे एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, अधिगम के निहितार्थ। कहाँ पढ़ेंगे? अधिगम के निहितार्थ या अधिगम के संप्रत्यय। अधिगम के संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके अंदर हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे अलग अलग, जिसमें रुचि है, अभिरुचि है, आदत है, आत्मसंप्रत्यय है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मनोवृत्ति है, ये सब कुछ। तो वहाँ हम पढ़ेंगे आदत के बारे में। आदत क्या होती है? आदत व्यक्ति का स्वभाव होती है और दूसरा स्वभाव होती है। कौन सा स्वभाव? दूसरा स्वभाव। और ये दूसरा स्वभाव कैसे बनता है व्यक्ति में? अनुकूलन से बनता है। व्यक्ति में दूसरा स्वभाव किससे बनता है? अनुकूलन से। एक विद्वान हुए हैं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने लिखा है, आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है। आदत क्या होती है? व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है, जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हमारा जो सामान्य स्वभाव होता है उससे आदत वाला स्वभाव 10 टाइम मोर पावरफुल होता है, 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यदि आप बिना आदत के किसी काम को करते हैं और उस काम को करने में 10 मिनट लगते हैं, तो आदत होने के बाद कितने मिनट में कर लोगे? 1 मिनट में कर लोगे। अब तक के इतिहास में कई बार, एक बार ने कई बार मैंने वनडे में, एक दिन में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक साइकोलॉजी का पूरा कोर्स करवाया हुआ है कई संस्थानों में। सुबह 7 बजे शुरू करता था और शाम को 7 बजे कोर्स ख़त्म हो जाता था। समझ में आ रही है? कैसे संभव है ये? आदत से।
लेकिन ये मैंने कब करवाया? पिछले 2-3-4 सालों में। ये अगर मुझे कहा जाता 2008 में, 7 में, 5 में, तो संभव नहीं था। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी कार्य को करते हैं वैसे वैसे वो हमारी किस में आ जाता है? आदत में आ जाता है, और फिर हम उसको कम ताकत में कर पाते हैं। आज आपने देखा होगा कि कोई भी नया व्यक्ति, ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पर आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो इसलिए कोई बात नहीं, आप सीख लो, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे राज मैं बताता रहूँगा आपको ऐसे ही। कोई भी शिक्षक है उसकी आप पहचान करना चाहते हैं कि सामने वाले को ये विषय कितना आता है, तो बताओ क्या उपाय है आपके पास? ऑनलाइन भी काफ़ी लोग सुन रहे हैं, वो भी इस बात को सीख रहे होंगे, हो सकता है आप पड़ोसी को ही बता रहे हों, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब शिक्षक बनेंगे तो सीखना चाहिए। आज मुझे आइडिया है, कल मेरे बाद में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो कैसे पता लगेगा? इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। अगर पढ़ाने वाले शिक्षक की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा है, और वो बीच के अंदर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना, तो समझ जाइए नया नया है। क्या है वो? और वो सब रट पिट के आया है, इसलिए उसको डर है कि कहीं ब्रेक लग गया ना तो गाड़ी दोबारा, हाँ मतलब लोड नहीं उठाएगी। ब्रेक लग जाता है ना, कभी गाड़ी चढ़ाई पे चल रही तो ब्रेक लग जाए, लोड नहीं उठाती तो फिर वापस आ जाती है, तो लोड नहीं उठाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो हमेशा एक्सीलेटर को दबा के ही रखता है ताकि क्लास के एंड तक लोड चलता रहे। और जो ऐसा व्यक्ति है बीच में रुक गया, कोई और बात कर रहा है, कोई एग्जाम्पल दे रहा है, तसल्ली से चीज़ों को ला रहा, बता रहा है, इट मीन्स वो बहुत पुराना है, और वो मॉडल इतना पुराना हो चुका है कि उसको कैसे ही चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? तो वही बात यहाँ पर है, हमारी आदतें जैसे जैसे काम के लिए बन जाती है वैसे वैसे वो काम हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। और आदत किससे बनती है? अनुकूलन से। आप लोग इस विषय के साथ जब अनुकूलित हो जाएंगे तो ये विषय आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ये दुनिया का सबसे सरल विषय है। गणित दुनिया का दूसरा सरल विषय है। समझ में आ रही बात? गणित में तो फिर भी कुछ याद करना पड़ता है, इसमें तो कुछ ही नहीं करना पड़ता, बस एक बार समझना पड़ता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है कुछ आपके? क्या नाम है आपका? वेरी गुड। समझ में आना चाहिए, कमाए या ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कमाएगा तो कल ज़्यादा भी आएगा, ठीक है ना? क्योंकि पहली बार हमारा पोस्टिंग होगा तो पेमेंट कम मिलेगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना। इसलिए ये चिंता नहीं करना है कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा, बस आना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? आगे देखिए, इसके बाद में सहायक सामग्री के उपयोग में, देखो पढ़ाते समय हम टीचर्स लोग, आप भी उसमें हैं, मैं भी उसमें हूँ, जब सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं तो सहायक सामग्री से ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके साथ में प्राणी बहुत जल्दी क्या हो जाता है? अनुकूलित हो जाता है। जैसे आप में से कोई भूगोल का टीचर बन रहा है और उसको अपने बच्चों को पृथ्वी की गतियाँ बतानी है, तो वो ग्लोब के माध्यम से बताएगा तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, या वैसे बताएगा तो? का मतलब सहायक सामग्री से बच्चे अनुकूलित रहते हैं और वो चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं।
एक हिंदी का शिक्षक अपने बालकों को कविता पढ़ा रहा है, भारत माता। कौन सा? जिस कविता के अंदर ऐसी लाइनें आती है उत्तर में जिसके हिमालय हैं, दक्षिण में जिसके रत्नाकर हैं, आती है ऐसी लाइनें। अब वो उत्तर दक्षिण को समझाने के लिए जबानी जमा खर्च में पढ़ाएगा तो बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपको पता है उस कविता में, उस पाठ में भारत का मैप बना होता है और उसके आधार पर वो बता देता है कि किस तरफ जो है हिमालय है और किस तरफ हिंद महासागर है, रत्नाकर है, बता देता ना, तो ज़्यादा और अच्छा समझ में आता है। तो सहायक सामग्री के उपयोग में भी ये सिद्धांत उपयोगी है। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहायक सामग्री का उपयोग कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और दर्शन के विकास में, दर्शन के विकास में, दर्शन के विकास में कैसे योगदान देता है? दर्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? बताइए, क्या है दर्शन का मतलब? दर्शन क्या होता है? दर्शन का संबंध किस? हाँ बताइए। देखना, देखना ही ना, देखना, दृश्य। मैं पूछ रहा हूं दर्शन। मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए आपके, आएगा नहीं चिंता मत करो, पर आ जाए कि दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु पढ़ाने के पीछे उद्देश्य है। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु पढ़ाने के पीछे उद्देश्य है। अब उसमें 4 विकल्प आ गए। एक विकल्प आ गया उसमें आध्यात्मिक जानकारी प्रदान करना। दूसरा, किसी भी राष्ट्र के रीति रिवाज, परंपरा, व्यवहारों को समझाना। तीसरा, महान व्यक्तियों के विचारों से अवगत कराना। चौथा, चिंतन तर्क विकसित करना। फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर। क्या नाम है आपका? है कविता, बिल्कुल यही सब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन ध्यान रखो आप, एक फॉर्मूला मेरा जो शायद मैंने कुछ को बता भी दिया होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लो। साइकोलॉजी और पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, ये दोनों ऐसे विषय हैं जिनमें प्रश्न का उत्तर हमें जो लगता है वो होता नहीं है और होता है वो जो हमें लगता है। समझ में आ रही बात? इसलिए हमें लग जाए कि ये उत्तर है तो थोड़ा सोचो भाई, गड़बड़ दिखता है, तब हम सही उत्तर पर पहुंचेंगे। बताओ। चौथा क्यों सही है? चौथा ये तो इसलिए उत्तर देते हैं, आपको सबको पता है, पता ना सबको। नहीं, विकल्प तो चौथा ही सही है, लेकिन मैंने ये पूछा, ये इनका उत्तर हमेशा सही आता है ना 90% टाइम, तो इन्होंने पहले पढ़ा हुआ नहीं, किससे पढ़ा मुझे नहीं पता, पर पढ़ा हुआ है, इसलिए इनको पता है
इससे एक प्रमाण पत्र भी मिलता है कि मनोविज्ञान यदि इस पुतले से पढ़ लिया तो उसका उत्तर रात में भी सही होगा। हाँ या नहीं? ये प्रमाण पत्र मैं नहीं दे रहा हूँ, आपकी क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट ही दे रहे हैं, जबकि इन्होंने ऑनलाइन पढ़ा, मेरे को ऑफलाइन तो अभी देखा है। सही बोल रहा हूँ ना? और ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बड़ा अंतर ये होता है कि ऑनलाइन में हम कई बार क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते ही बंद कर देते हैं, बोले बाद में पढ़ेंगे, अब नींद आ रही है। लेकिन ऑफलाइन में नींद नहीं आती है, नहीं आती ना। ये बस अंतर है, बाकी कोई बड़ा विशेष अंतर नहीं है। तो चौथा उत्तर सही है इसका दोस्तों। और क्यों है? क्योंकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से ही निकला है और दर्शन शास्त्र तर्क और चिंतन का विषय है। दार्शनिक लोग क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसी से जन्म होता है साइंस का। किसका जन्म होता है? इसलिए दर्शन पहले आया, उससे किसका जन्म हुआ? विज्ञान का जन्म हुआ। तो ये सारे के सारे उपयोग हैं किसके? पावलोव के सिद्धांत के। तो तर्क और चिंतन के विकास में भी ये सिद्धांत योगदान देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पावलोव का सिद्धांत समाप्त होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे आवश्यकता पूर्ति के सिद्धांत को लेकर। धन्यवाद।